नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी पहल की है। उन्होंने राजकाज में चुस्ती लाने के लिए निकम्मे अफसरों को 50 या 55 वर्ष की उम्र में रिटायर करने का निर्देश दिया है। मतलब अफसर जब 50 या 55 वर्ष की उम्र के करीब होंगे तो रिव्यू कमेटी में यह विचार होगा कि वह भ्रष्ट या निकम्मा तो नहीं है। यदि ऐसा पाया गया तो उसे रिटायर कर दिया जाएगा। इसका सरकार को बाकायदा हक है। कार्मिक मंत्रालय ने इसके लिए सभी विभागों को 4 पेज की गाइडलाइन भेज दी है। निर्देश है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो अफसर उपयोगी नहीं माने जाए या जिनकी साख और ईमानदारी संदेहास्पद हो, उन्हें अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया जाए। सर्विस रूल के नियम FR 56J में सरकार को ऐसा करने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में सरकार को यह हक दिया हुआ है, उसका हक माना हुआ है। यही नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट से आदेश है कि जो अफसर पब्लिक सर्विस में बाधक माने जाते हैं, जो अफसर साख और ईमानदारी के मामले में बेईमान हो, उसे सरकार हटा दे। हर विभाग मंत्रालय में एक रिव्यू कमेटी बनेगी और वह कमेटी सिफारिश करेगी कि 50 या 55 वर्ष की उम्र के बाद अफसर की नौकरी आगे चले या उसे रिटायर किया जाए। जाहिर है, प्रधानमंत्री ने सचिव स्तर के नीचे के आला अफसरों को कसने के लिए इस सख्ती का फैसला लिया है। पिछली सरकारों की ढिलाई को नरेंद्र मोदी बदलते हुए लगते हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के हितों के टकराव का विवाद सुलझने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड की राजनीति एक बार फिर चौराहे पर आ गई है। इसके अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के निधन के बाद बीसीसीआई की कमान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कोलकाता में जुटे दिग्गज क्रिकेट प्रशासक भी इस जोड़ तोड़ में लगे हुए थे कि किसको कमान मिलेगी। आईपीएल के कमिश्नर और कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला को सबसे प्रबल दावेदार बताया जा रहा है, लेकिन किसी जमाने में भारतीय क्रिकेट की कमान संभालने वाले शरद पवार भी दावेदार हो सकते हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि इसमें सबसे अहम भूमिका अरुण जेटली और ममता बनर्जी की होने वाली है। इन दो के अलावा तीसरा व्यक्ति एन श्रीनिवासन है, जो इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले डालमिया की जगह क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का अध्यक्ष चुना जाएगा। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली इसके अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन इसका फैसला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। उनकी पसंद से ही CAB और NCA का अध्यक्ष चुना जाएगा। उसके बाद BCCI का अध्यक्ष चुनने की बारी आएगी। गौरतलब है कि राजीव शुक्ला को IPL का अध्यक्ष अरुण जेटली ने बनवाया था। BCCI के सचिव और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के जरिए जेटली एक बार फिर राजीव शुक्ला के पक्ष में पलड़ा झुका सकते हैं। कई मामलों में फंसे श्रीनिवासन उनसे अलग नहीं जाएंगे, लेकिन अगर पवार भी मैदान में उतरने का फैसला करते हैं तो थोड़ी मुश्किल होगी। देश के कई बड़े क्षेत्र पहले से CBI, ED और आयकर विभाग की जांच में फंसे हैं, तो कई और नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हाल में CBI के जांच के दायरे में आए हैं। अब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंती नटराजन अलग अलग मामले में जांच के दायरे में आने वाले हैं। मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बरसों से चल रहा है। अब उनकी मुश्किल NRHM घोटाले में बढ़ने वाली है। CBI उनसे पूछताछ के बाद इस मामले में आगे बढ़ेगी। इस घोटाले में उनकी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा गिरफ्तार हुए थे। 10,000 करोड़ के इस घोटाले में मायावती की मुश्किल बढ़ सकती है। उधर जम्मू कश्मीर में क्रिकेट बोर्ड के घोटाले में CBI ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस घोटाले में जांच की आंच फारूक अब्दुल्ला तक पहुंच गई है। इसी तरह CBI जयंती नटराजन के वन और पर्यावरण मंत्री रहते किए गए कुछ फैसलों की जांच करेगी। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के समय जयंती टैक्स का जिक्र किया था और कहा था कि इसके बगैर फाइलें आगे नहीं बढ़ती थी। अब CBI जांच करेगी क्या सचमुच ऐसा होता था। हालांकि जयंती नटराजन लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस से अलग हो गई हैं और उन्होंने भाजपा के प्रति नरमी भी दिखाई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कांग्रेस छोड़ेंगे? इस बात को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं। उनके विरोधी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि कैप्टन अलग पार्टी बना सकते हैं।
हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद कई बार कह चुके हैं कि वे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने जिस अंदाज में राहुल गांधी को निशाना बनाया है उसके बाद सस्पेंस बढ़ गया है। कैप्टन ने राहुल के बारे में ये बात कही जो उनके विरोधी कहते हैं, खासकर भाजपा के नेता कहते हैं। उन्होंने राहुल की समझदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल अभी युवा है और उनको सबको साथ लेकर चलने की कला सीखनी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी को भारत देश जैसा बनने की सलाह दी जिसमें सबके लिए जगह है। उनका ये नसीहत देना भी उनके लिए भारी पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी प्रताप सिंह बाजवा को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे इस पद पर कैप्टन या उनकी पसंद के किसी व्यक्ति को नहीं बैठाना चाहते हैं। राहुल ने 3 युवा नेताओं के नाम दिए, लेकिन कैप्टन ने उन्हें खारिज कर दिया। फिर सहमति के उम्मीदवार के तौर पर अंबिका सोनी का नाम दिया गया, पर वे इसके लिए भी तैयार नहीं है। तभी ये चर्चा शुरू हुई है कि वे कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बना सकते हैं, या ये भी चर्चा है कि वे भाजपा में जा सकते हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर जमकर निशाना साधा। मुलायम सिंह द्वारा नीतीश कुमार के धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए जाने के बाद आज नीतीश कुमार ने कहा कि क्या मुलायम सिंह यादव यूनिवर्सिटी ऑफ सेकुलरिज्म के वाइस चांसलर हैं और हम रिसर्च स्कॉलर। नीतीश कुमार ने पहली बार आज खुलासा किया कि पटना में नरेंद्र मोदी का भोज सुशील मोदी के चलते रद्द हुआ, मेरे चलते नहीं। नीतीश ने कहा कि नरेंद्र मोदी की थाली मैंने नहीं बल्कि सुशील मोदी ने छीनी थी। नीतीश ने कहा कि सुशील मोदी के कहने पर ही भोज रद्द कर दिया गया था, लेकिन सुशील मोदी प्रचार कर रही हैं कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की थाली छीन ली थी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। एनआरएचएम घोटाले पर उनसे पूछताछ करने के सीबीआई के निर्णय को लेकर मायावती ने कहा कि इस मामले से उनका कोई संबंध नहीं था और मोदी सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक फायदे के लिए सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ सीबीआई की जाँच मेरी पार्टी को हतोत्साहित करने और जनता से किए गए अपने वादे को पूरा करने में केंद्र सरकार की विफलता से ध्यान हटाने का प्रयास है। मायावती ने चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे खिलाफ केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है और उसे इस तरह की चाल से बाज आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रयास उन्हें पहले भी भारी पड़ चुके हैं। मायावती ने यह भी कहा कि सीबीआई का निर्णय कुछ ऐसे जातिवाद अधिकारियों की करतूत हो सकती है जो दलितों और पिछड़ों को नापसंद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग से 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और 15 शिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की खरीदारी के सौदे को आज मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक अपाचे का ये सौदा हाइब्रिड है और इसमें हेलीकॉप्टर के लिए करार पर बोइंग के साथ दस्तखत किए जाएंगे, जबकि उसके हथियारों, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों के लिए भारत अमेरिकी सरकार के साथ दस्तखत करेगा। पिछले 1 दशक के दौरान अमेरिकी कंपनियों ने करीब $10 अरब मूल्य के रक्षा करार हासिल किए हैं। इनमें P-81 नौवहन टोही विमान, C-130 J सुपर हर्क्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे विमानों के करार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 23 सितंबर को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि केंद्र सरकार को नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने के हमारी सरकार के कदम का अनुसरण करना चाहिए। ममता ने कहा कि हमने नेताजी से जुड़ी 64 फाइलों को सार्वजनिक कर दिया है। गौरतलब है कि ममता सरकार ने 18 सितंबर को नेताजी से जुड़ी 64 फाइलों को सार्वजनिक कर दिया था। उन्होंने कहा कि नेताजी के बहुमूल्य योगदान का ठीक ढंग से मूल्यांकन नहीं किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार को उनका अनुसरण करना चाहिए और उसे नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक कर देना चाहिए। ममता ने कहा कि राज्य सरकार 1937 से 1947 के बीच लिए गए कैबिनेट के निर्णय से जुड़ी फाइलों को डिजिटल स्वरूप प्रदान करेगी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। केंद्र की मोदी सरकार में घोषणाएं, योजनाएं बहुत है, लेकिन जनता अफसरशाही को सुधरा हुआ महसूस नहीं करती है। प्रधानमंत्री ने ढेरों काम शुरू किए, सचिवों ने फाइल आगे बढ़ाई, लेकिन नीचे के अफसरों में जस का तस फच्चर डालने, भ्रष्टाचार का व्यवहार है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की है। सरकार शीर्ष सेवा के अधिकारियों को उनके प्रदर्शन के अधिकार पर समय से पहले हटाने का फैसला करने वाली है। जो अधिकारी सेवा में 30 साल पूरे कर लेगा या जिसकी उम्र 50 साल की हो जाएगी, उसके कामकाज का आकलन किया जाएगा। इसकी ईमानदारी, साख और प्रदर्शन के आधार पर आकलन करके उसे आगे 10-15 साल सेवा में रखने या हटाने का फैसला किया जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से इस नियम को लागू करने का फैसला किया है और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना
एक सर्कुलर के जरिए दे दी गई है। सरकार ने प्रदर्शन और ईमानदारी के आकलन के दिशा निर्देश भी तैयार कर लिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि यह फैसला क्या भारत की नौकरशाही को सचमुच सक्षम और जवाबदेह बना पाएगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि सरकारें इससे पहले कई बार ऐसी कोशिश कर चुकी हैं। पिछले साल अगस्त में नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी 19 सूत्री दिशा निर्देश जारी किया था। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से कहा गया था कि वे कामकाज में पूरी पारदर्शिता रखेंगे, राजनीतिक रूप से तटस्थ रहेंगे और अपने सारे फैसले सिर्फ जनहित में करेंगे। इस 19 सूत्री दिशा निर्देश से क्या हासिल हुआ है, यह देखने की बात है। सरकार की इस नई पहल को लेकर अभी से ही सवाल भी उठने लगे हैं। पहला सवाल ये है कि प्रदर्शन के आकलन का क्या आधार होगा? क्या निपटाई गई फाइलों की संख्या को प्रदर्शन का आधार माना जाएगा? इन दिनों अधिकारी फाइलों को फटाफट निपटा कर देते हैं। वे कोई न कोई तकनीकी नुक्ता खोजकर फाइलों को वापस कर देते हैं और फैसला नहीं हो पाता है। इसका कारण ये है कि वे अपने ऊपर आंच नहीं आने देना चाहते। वे चाहते हैं कि फैसला शीर्ष अधिकारी करे या राजनीतिक आका फैसले लें। पिछले कुछ दिनों में अधिकारी अपने फैसलों के लिए जिस तरह आरोपों के घेरे में आए हैं, उसके बाद अधिकारी फैसला करने से हिचकने लगे हैं। सो सरकार को इस बार भी दिशा निर्देश तय करने होंगे। फाइलों का निपटारा किसी अधिकारी के प्रदर्शन का आधार नहीं हो सकता है। उसके कामकाज की ठोस उपलब्धियों के आधार पर उसका आकलन होना चाहिए। एक पहलू ये भी है कि अधिकारियों के प्रदर्शन की जांच की जिम्मेदारी भी अधिकारियों पर ही है। हर अधिकारी के प्रदर्शन और उसकी निष्ठा व ईमानदारी की जांच उसके विभाग का सचिव करेगा और बाद में उस विभाग का विजिलेंस अधिकारी करेगा। सो सवाल है कि क्या अच्छे प्रदर्शन की रिपोर्ट लिखवाने के लिए अधिकारियों की लल्लो चप्पो नहीं बढ़ जाएगी, जैसा अभी होता है? अब भी हर अधिकारी के हर पोस्टिंग के बाद उसकी CR यानी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखी जाती है, जो उसका वरिष्ठ अधिकारी लिखता है। यह CR कैसे लिखवाई जाती है, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। अगर सरकार इस CR को किसी अधिकारी के प्रदर्शन के आकलन का आधार नहीं मान रही है, तो वह इससे अलग क्या व्यवस्था बना रही है? कायदे से तो अलग आकलन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और CR को ही आधार माना जाना चाहिए। इससे यह पता चलना चाहिए कि किस अधिकारी ने किस पद पर रहते हुए कैसा काम किया। इसी से जुड़ा एक अहम सवाल ये भी है कि अगर कोई अधिकारी सक्षम या ईमानदार नहीं है, तो उसे 30 साल तक सेवा में क्यों रखा जाएगा? अब एक ब्रेक है, उसके बाद अफसरशाही के प्रति मोदी सरकार के रुख पर चर्चा करेंगे। जरूरत है कि चपरासी से लेकर सचिव तक का व्यवहार, आचरण, उसके काम का ढर्रा बदला हुआ लगे। यह तभी संभव है जब कर्मचारी को डर हो कि उसकी नौकरी बीच में जा सकती है। उसकी काबिलियत, उपयोगिता को बार बार जांचा जाना चाहिए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश गुप्ता है। हरीश जी, भारत सरकार के कार्मिक विभाग ने जो गाइडलाइन नई बनाई है, जिसमें कहा गया है कि 50 साल या 55 वर्ष की उम्र के अफसरों की समीक्षा करके उनको रिटायर्ड करने न करने, उनको रखने न रखने का तरीका अपनाया जाए, इसका क्या मायना है? इस सब की क्यों जरूरत आ गई? देखिए, पॉलिटिकल लेवल पे मोदी जी की टीम ठीक है जी। उन्होंने अपनी टीम चुन ली। उस टीम से 15 महीने में उन्होंने जो काम उनको लगा कुछ अच्छे हैं, कुछ के विभाग बदल दिए, तो पॉलिटिकल लेवल पे उन्हें लगता है टीम ठीक ठाक है जी। ब्यूरोक्रेसी अभी उनकी एनालिसिस और पकड़ जी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी उनको कमियां लगती हैं कि वो उनके हिसाब से काम नहीं हो रहा है या कहीं कमियां हैं जी, या कुछ लोग जानबूझ के ऐसा काम कर रहे हैं जी। तो निरंतर वो विभाग, क्योंकि डायरेक्टली उनके नीचे है तो उनकी जिम्मेदारी भी है जी कि भाई नहीं ठीक हो रहा तो करो। ब्यूरोक्रेसी में अगर भ्रष्टाचार है, इनएफिशिएंसी है, तो उसको करिए। तो उन्होंने अब एक 4 पेज की गाइडलाइंस इशू की है और कैबिनेट सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि हर मंत्रालय में हर लेवल पर रिव्यू होना चाहिए जी, और वो रिपोर्ट उनको सबमिट की जाए जी। तो इसका मतलब ये है कि जो जॉइंट सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, इस लेवल पर चुस्ती लाने का, इस लेवल पे साफ सुथरी अच्छी इमेज वालों का, कामकाजी लोगों को लाने का या उनसे काम करवाने का एक मैकेनिज्म बनवा रहे हैं वो। देखिए, 3 तरह की समस्याएं ब्यूरोक्रेसी में मौजूद है जी। एक है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार अगर पॉलिटिकल लेवल पे खत्म हो रहा है या कम हो रहा है जी, तो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी, सीनियर लेवल पे कम हो रहा है, लेकिन जूनियर लेवल पे अभी बहुत है जी। तो उसका तरीका क्या है? जो एक बार सरकार में आ गया जा तो सकता ही नहीं। हाँ।
कमेटी बनाओ, रिटायर करो, ये करो, तो ये प्रक्रिया 55 साल से पहले हो नहीं सकती जी। तो कम से कम 55 साल में तो करो। नहीं, 50 साल पे भी हो सकती है। 50 साल में ए और बी, हाँ, ए और बी कैटेगरी, यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव। हाँ, ठीक है। और उसके नीचे जो है 55 साल वाले जी। तो मेरा ये मानना है, जैसे इंदिरा गांधी के समय में आपको याद होगा एक फ्रेज था, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का। मोदी जी को कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए, कामकाजी चाहिए, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी चाहिए जी। तो इसलिए उन्होंने जिन लोगों का सिलेक्शन भी किया, चाहे कैबिनेट, वो सचिव के स्तर का मामला था, वो एक हो गया, लेकिन तो उसके उनके पैरामीटर क्या थे? उनके पैरामीटर ये नहीं थे कि ये कोई बीजेपी वाला कमिटेड होना चाहिए या हमारी आइडियोलॉजी का होना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने जो निकाले भी, अगर 2-3 लोग ऐसे, तो बल्कि वो ईमानदार थे लेकिन इनएफिशिएंट थे। तो एक उनका नजरिया ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री का फोकस अब ब्यूरोक्रेसी है। हाँ, मतलब ये कि वो मशीनरी को चुस्त और साफ सुथरे बनाने पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए 50 साल की उम्र में भी कर्मचारी के ऊपर डंडा लटके और वो काम करे, अपना परफॉर्म करे या साफ सुथरी इमेज रखे, इसकी चिंता में आए। मतलब अब ये क्या एटीट्यूड हो गया था भाई, जो अपने आप काम कर लो भाई, अच्छा हम तो फाइल आप मांगोगे तो दे देंगे। अब ये नहीं होगा। इस डर के कारण ये होगा कि भैया मेरे पास आइडियाज भी देने हैं, मुझे काम भी ईमानदारी से करना, नहीं तो मेरे को वीआरएस देके विदा कर देंगे। नहीं, तो इसका मतलब ये था कि अभी जितनी घोषणाएं या जितनी कुछ प्रधानमंत्री ने योजनाएं बनाई, वो सचिव के स्तर पर खूब मेहनत के साथ में बढ़ी, लेकिन नीचे उसके नतीजे नहीं हुए, फाइलें आगे नहीं बढ़ी, उसके चलते हुए ये सब फोकस बन रहा है। प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा, अपनी मीटिंगों में भी कहा है, आरएसएस के साथ इंटरेक्शन में भी कहा, कई जगह कहा कि भाई हम काम कर रहे हैं लेकिन उसके नतीजे जो हैं आने में टाइम लगेगा या नतीजे नहीं आ रहे हैं, क्या यही मतलब नतीजे वैसे सामने नहीं आ रहे हैं। तो मैं उस वजह से थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन आएंगे, लेकिन वो नतीजे क्यों नहीं आ रहे? उसका एक कारण नौकरशाही और अफसरों के मन में या तो दुविधाएं हैं, या उन्हें संकट में रहते हैं, या परेशान रहते हैं, या इनएफिशिएंट है जी, या उनके कमिटमेंट कहीं और है जी, या उनका दुराग्रह है जी। उसको दुरुस्त करने के लिए ये एक तरीका है, कई तरीकों में। मैं ये नहीं कह सकता कि ये इससे हो जाएगा, ये संभव नहीं है, लेकिन कम से कम लेकिन एक बात बताइए कि चपड़ासी से लेकर सचिव, क्योंकि अभी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ये मोटे तौर पर यहाँ इस लेवल का मामला, उससे नीचे डायरेक्टर या जो जनता से, सार्वजनिक तौर पर जनता जिसका सामना होता है और वो जहाँ भ्रष्टाचार महसूस होता है, उसको लेकर सरकार में या कार्मिक विभाग में कोई चिंता है? नहीं, डे 1 से है। आपको याद होगा कई मंत्रियों को प्राइवेट सेक्टर तक नहीं दिए, उनको एक आला स्तर है, वो देखिए उनको उनके एपीएस नहीं दिए, उनके पीए नहीं दिए। एक रूल निकाला है कि जो किसी भी समय में कांग्रेस की किसी भी सरकार में रहेंगे होंगे, वो मंत्रियों के स्टाफ में नहीं लग सकते। तो उनकी सोच है कि ये जो नक्शस बिटवीन करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी है, करप्ट, उस पर फोकस है, उसकी चिंता है, लेकिन अब ये फोकस इनएफिशिएंसी से ज्यादा लिंक्ड है जी। ये जो नया ऑर्डर है, ये कहीं ना कहीं उन्हें लगता है सरकार की मशीनरी को ऑयलिंग करने के लिए। जी हरीश जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।